बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, थोड़ी देर पहले मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का इंटरव्यू मैं देख रहा था। एक ऐसी मां का इंटरव्यू है जिसने कुछ दिनों पहले ही अपना बेटा खोया, और जिस हालात के अंदर उसने अपना बेटा खोया है, यकीन जानिए कोई इंसान अपने दुश्मन के लिए भी तमन्ना नहीं कर सकता कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक, इतनी खौफनाक किस्म की हो। अब एक वालिदा, जिसका हर वालिदा के लिए उसका बेटा लख्ते जिगर होता है, उसकी आंखों का तारा होता है, लेकिन मुस्तफ़ा, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा एक ऐसा बेटा था जो कि घर की रौनक था, जो मेरा बड़ा ख्याल रखता था। उसके बारे में उन्होंने कुछ ऐसी अहम बातें की हैं जिस पर बात करना बड़ा जरूरी है, और वो सवालात मैं आपके सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर कीजिएगा। पहला सवाल उन्होंने जो रखा, बिल्कुल वैलिड सवाल, मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल ये इतना सीधा मामला है नहीं जितना सीधा मामला बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनाब इस बात का तो एतराफ खुद उसके कातिल अरमगान ने किया ना, कि वो नशे की हालत में था जब उसने मुस्तफ़ा आमिर को मारा, पीटा और गाड़ी के अंदर बंद कर दिया। फिर उसके साथ वो शिराज के साथ गाड़ी के अंदर बैठा और उसके बाद हब चौकी में ले जाके उसने उसको बाकायदा तौर पर उस हालत के अंदर जलाया जब वो ना सिर्फ जिंदा था बल्कि वो होश के अंदर था। उन्होंने कहा कि जनाब जिस तरह से मेरे बेटे की बॉडी मुझे मिली है और जो खबरें मैं सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर देख रही होती हूँ, जब भी इस तरह की खबर आती है मैं म्यूट कर देती हूँ। बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं और आप कभी भी ये दर्द ना समझ सकते हैं और ना ही समझेंगे, और मैं चाहता हूं कि अल्लाह ना करे कि कोई इस दर्द को समझे, क्योंकि इस दर्द को समझने के लिए उस दर्द से गुजरना पड़ता है। और मेरी दिल से दुआ है कि बदतरीन दुश्मन भी गालिबन शायद इस दर्द से ना गुजरे जो मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा इस वक्त महसूस करें। पहला सवाल उन्होंने उठाया कि जब अरमगान इस बात का एतराफ़ कर रहा है, मैं उनका जब इंटरव्यू देख रहा था ना, उनकी आंखें सूजी हुई मुझे लग रही थी। एक अज़्म हौसला तो था अपने बेटे के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का, लेकिन बड़े वैलिड किस्म के क्वेश्चंस उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि जनाब अरमगान ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो नशे की हालत में था जब उनके बेटे को उसने मारा पीटा, और उसके बाद वो हब चौकी तक, मतलब हब तक लेके गया और वहां पर ले जाके उसने मेरे बेटे को जिंदा जला दिया। एक शख्स जो कि नशे की हालत के अंदर था। कराची से बाहर निकलते हैं आप तो सिग्नल्स आना मोबाइल में बंद हो जाते हैं, ठीक है, आपके पास गूगल मैप की पोजीशंस आपको समझ नहीं आ रही होती। ये अरमगान शिराज के साथ बैठ के कराची से नशे की हालत में निकलता है और वहां पर जाके वो कह रही है कि जनाब मेरे बेटे को जिंदा जला देता है। तो क्या आपको लगता है कि कोई तीसरा बंदा इसमें मुलविस नहीं होगा? उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि नशे की हालत में धुत एक लड़का एक बंदे को मारता पीटता भी है और उसके बाद गाड़ी चलाता हुआ वहां लेके जाता है, और उसी नशे की हालत में उसने बाकायदा तौर पर एक असलहा अपने साथ लगाया हुआ होता है। वो कभी गाड़ी रोक रहा है, वहां से यहां आ रहा है, यहां से उधर जा रहा है, उसके बाद वो रक्षा पकड़ता है, फिर चिंची पकड़ता है, फिर उसके बाद वो आके अपने घर में आके बैठता है। कह रहे कैसे पॉसिबल हो सकता है, किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है? जब ये गाड़ी यहां से हब चौकी जा रही थी या हब से आगे जा रही थी, तब किसी ने उसको क्यों नहीं रोका? और ये बिल्कुल वैलिड सवाल है, लेकिन इस बात का जवाब मैं ये दूंगा। उन्होंने फिर अच्छा ये सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि क्या इससे पहले, यानी मुस्तफ़ा आमिर से पहले भी वो मुताद्दिद लोगों को इस तरह से ले जाके मार चुका है? अब इसका जवाब ये है कि जो नशे के आदी लोग होते हैं ना, शराब या नशा, जब वो आदी होते हैं तो फिर वो वाकई में उनके लिए बड़ी नॉर्मल चीज़ हो जाती है। उनका इम्यून सिस्टम, उनका जिस्म उसका आदी हो जाता है। उनको पता होता है कि हमने किस तरह से गाड़ी चलानी है नशे की हालत के अंदर ही। नशा उसने किया हुआ था गालिबन शायद मुस्तफ़ा आमिर को मारने पीटने के लिए, ताकि वो उस नफरत का इजहार कर सके जो नफरत अरमगान अपने दिल में लिए बैठा हुआ था। दूसरा बुनियादी सवाल, उन्होंने कहा कि जनाब लोग ये बात कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा आमिर अरमगान को मनशियात सप्लाई करता था। तो उन्होंने कहा ये बात तो क्लियर हो गई कि वो कोई मनशियात सप्लाई नहीं करता था, कोई उसके पास से मनशियात नहीं मिली। अच्छा, उन्होंने ये बात ज़रूर की कि हाँ, मनशियात का केस उस पर ज़रूर बना था गालिबन, और शायद वो मनशियात इस्तेमाल करता था, लेकिन बेचने का कोई उस पर इल्ज़ाम ऐसा नहीं है। लेकिन कई ऐसे सवालात हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये बात की जा रही है कि जनाब मुस्तफ़ा आमिर वाकई में अरमगान को, क्योंकि अरमगान के वालिद ने ये दावा किया, अब ये दावा कितना सच्चा है कितना झूठा है ये तो अदालत ही इस बात का फैसला कर सकेगी। उनसे जब ये पूछा गया कि हाँ
क्योंकि सवालात उसमें नहीं बताए जा रहे थे, वो डायरेक्ट जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि बात सही है कि मेरा बेटा जो है ना वो मार्क एक्स लेके घूमता था, काले उसने शीशे किए हुए थे, उसने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाता था, लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, ठीक है, एनसीपी गाड़ी थी। हालांकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा है, उसको इस बात का बखूबी अंदाजा था कि वो क्या कर रहा है और उसकी इन हरकत से उनके वालिद साहब की शोहरत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। लेकिन उसने कहा कि जनाब वो जिंदगी जीता था, उसको जिंदगी जीने का शौक था। न्यू ईयर नाइट के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब न्यू ईयर नाइट पे वो अरमगान के साथ नहीं था, और उन्होंने इस बात को भी क्लैरिफाई किया कि वो और अरमगान दोस्त नहीं थे। उन्होंने एक वॉइस नोट भी सुनवाया। उस वॉइस नोट के अंदर अरमगान ही कह रहा है कि गालिबन शायद मैं उस कालिद से मिलने जा रहा हूँ, काला इज इक्वल्स टू अरमगान। मुस्तफ़ा मेरी बात कहता कह रहा है उसके अंदर उसके लिए इतनी हेट और नफरत थी, वो नहीं चाहता था कि उससे मुलाकात करने वहां पर जाए। लेकिन ऑब्वियसली उसने किस तरह से बुलाया, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, किस मजबूरी के तहत बुलाया, ये राज भी मुस्तफ़ा आमिर के साथ चला गया। उन्होंने कहा उसके साथ चला, कह रहा वो जिंदा दिल इंसान था। न्यू ईयर नाइट पे कहने लगा कि वो खातून उनकी जो वालिदा वो कह रही थी कि जहां वो था उस वहां पर जो फायरवर्क्स हुए, आतिशबाजी, उसकी वीडियो बना के उसने मुझे भेजी। 12:15 बजे मुझे उसने न्यू ईयर विश किया, और घर के अंदर काफ़ी एक्टिव किस्म का हमारा ये बच्चा था, लेकिन जिन हालात के अंदर गया, इन हालात के अंदर वो जाना नहीं चाहता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको सुन के यकीन जानिए, ऑनेस्टली मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये नहीं चाहती, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा आमिर। अगर मुझे जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा आमिर के लिए मैं यहाँ पे नहीं होती तो शायद ना मैं इस घर के अंदर होती और ना ही इस शहर के अंदर होती, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे उसके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा की गुफ्तगू भी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने तीसरे दिन अरमगान से कहा था, गालिबन शायद चौथे दिन कहा था, कि अगर मेरे बेटे के गुमशुदा होने में तुम्हारा किसी तरीके से हाथ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद से उन्होंने कहा कि मुझे इख्वा बराए तावान के हवाले से कॉल्स आना शुरू हो गई थी। यानी इनका कह रही थी मैंने तीसरे दिन ही इनको कर दिया था कि जनाब यही वो शख्स है जिसने मेरे बेटे को गायब किया है। लेकिन पुलिस उस वक्त लैतुलाल का मुजाहरा कर रही थी। पुलिस उस वक्त उस तरह से काम नहीं कर रही थी जिस तरह से उसको करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम रात में भी गए, 6:15 बज के गालिबन शायद 20 या 25 मिनट पे वो निकलता है अरमगान से मिलने के लिए। उसके बाद आधे घंटे बाद अपने भाई से वो बात करता है, उसके बाद से उसका नंबर बंद आना शुरू हो जाता है। 9:30 बजे तक हमें परेशानी शुरू हो चुकी होती है। उसके बाद हम थाने जाते हैं, 3 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, उसके बाद अगले दिन जाते हैं, लेकिन हमारी कंप्लेन नहीं सुनी जाती अनटिल अनलेस जब तक ये मामला सीआईडी के पास नहीं जाता है। उस वक्त फिर सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि जनाब अरमगान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस एहलकारों ने रिटर्न फायरिंग नहीं की। उसकी वजह यह थी कि हमें उसको जिंदा पकड़ना था। अगर उसको गोली लग जाती है, उसके साथ मतलब वो मर जाता, तो हमारे लिए ये पता करना बड़ा मुश्किल होता कि मेरा बेटा कहाँ है। उस वक्त तक तो हमें ये पता था ना कि अरमगान गायब, मुस्तफ़ा आमिर गायब है, मुस्तफ़ा आमिर जिंदा होगा, इसने कहीं छुपा के रखा होगा, उसको हब से बेजा में रखा गया होगा। लेकिन कहने लगे कि आज 13 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जो कब्र कुशाई के बाद दांत दीगर चीज़ें ये वो, कहने लगे वो मतलब उसकी शनाख्त के हवाले से तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आखिरी बात उन्होंने जो बात की जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती कि मुस्तफ़ा आमिर के कातिल अरमगान को फांसी पर लटकाया जाए। अब आप उस दर्द का अंदाज़ा लगाइए जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है। वो ये कहती हैं कि जनाब मैं ये चाहती हूं कि मेरे बेटे के कातिल को भी उसी तरह से मौत के घाट उतारा जाए जिस तरह से मेरे बेटे को दर्द देके, नफरत का इजहार करके, उसको लम्हा व लम्हा दर्द देने के बाद उसको अजियतनाक मौत दी गई है, उसी तरीके से अरमगान को भी मारा जाए। उन्होंने कहा ये फांसी पे चढ़ाना, सजाए मौत दे देना, ये तो बड़ी आसान मौत होती है, उसको भी उसी तरीके से मारा। जब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस माँ के लिए ये मामला कितना कर्मनाक होगा। ऑनेस्टली जब मैं ये इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसमें सबक भी है। वो खातून अपने बेटे के साथ, उनकी वालिदा, मेरे लिए उनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, उनके बेटे को, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनके बेटे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। लेकिन अगर आपको पता होता था कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है, किस वक्त जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसकी सारी हरकत और सकनात आपको पता होती थी क्योंकि आपने उसकी गाड़ी के अंदर फ़ोन रखा हुआ था, आपको अंदाज़ा था कि उसके दोस्त कौन थे, अनलिमिटेड दोस्त, उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड दोस्त थे। तो जनाब यही वो उम्र होती है जब एक बच्चा बिगड़ने की तरफ बढ़ता है, यही वो उम्र होती है।
यही माँ बाप का असल जो रोल होता है ना, वो यहां पर आता है कि आपको बताना है कि बेटा ये जो आपकी गैदरिंग है, दिस इज नॉट राइट, और ये जो आपकी गैदरिंग है ये बेहतर है, आप यहां से प्रोसीड करो पढ़ाई की तरफ, दीगर मामलात की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, कैरियर की तरफ आप प्रोसीड करो। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर फंसाएगी गैदरिंग जहां पर आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए आने वाले वक्तों में मुश्किलात हो सकती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।